हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कि किरचॉफ लॉ को इजीली कैसे अप्लाई करते हैं। किस तरह से कोई बच्चा किरचॉफ के लॉ को किसी सर्किट में आसानी से अप्लाई कर देगा बिना किसी वोल्टेज ड्रॉप, करंट का फॉल, ये सब देखे बिना हुआ। ठीक, तो कैसे चलेंगे हम लोग देखेंगे। यहाँ दो सेल हैं E1 E2, ये एक R1 है, R2 है, ये R3 है, 3 रजिस्टर हैं और करंट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दिया है। तो पहला काम, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कितनी ब्रांच, तो हम मान लेते हैं A B C D E और F। तो कितनी ब्रांच हमने बताया था, पिछले लेक्चर को देख लीजिए। एक ब्रांच एक करंट, तो एक ब्रांच है F A B C, इसमें एक करंट रहेगी। F C दूसरी ब्रांच है, F E D C ये तीसरी ब्रांच है। तो तीन ब्रांच है तो तीन करंट रहेंगे। ठीक, अब एक सेल E1 है, रेजिस्टेंस R1 है, E2 है, R2 है, रेजिस्टेंस यहाँ R3 है। कॉम्प्लेक्स सर्किट है। कॉम्प्लेक्स सर्किट में किसी भी ब्रांच में करंट को निकालने के लिए हम लोग किरचॉफ लॉ का यूज करते हैं, पता है। तो सेल क्या है, सेल अगर दो सेलें जुड़ी हुई होती हैं तो हो सकता है कि दोनों सेलें डिस्चार्जिंग मोड में हों, या एक सेल चार्जिंग मोड में है और एक सेल डिस्चार्जिंग में। दोनों सेलें चार्जिंग मोड में कभी नहीं हो सकती, सारी सेलें चार्जिंग मोड में नहीं हो सकती। सारी सेलें डिस्चार्जिंग मोड में तो हो सकती हैं, लेकिन सारी सेलें चार्जिंग मोड में नहीं हो सकती, क्योंकि सब चार्ज होंगी तो चार्ज कर कौन रहा है ये पता नहीं है। तो यहाँ पे दो सेल हैं, हो सकता है एक सेल डिस्चार्ज हो रही हो, एक सेल चार्ज, या दोनों डिस्चार्ज हो रही, हमको पता नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि पॉजिटिव टर्मिनल से कम एक के पॉजिटिव टर्मिनल से एक करंट को निकालते हैं I1, दूसरी करंट को यहाँ से निकालते हैं I2। देखो बच्चा, जंक्शन कितना है, एक F जंक्शन है, एक C जंक्शन को पहचानना पिछले लेक्चर में हमने बताया है। ये I1 I2 जब इस जगह जाके मिलेंगी तो ये करंट दोनों जुड़ जाएंगी। किरचॉफ का फर्स्ट लॉ कहता है कि जितनी किसी जंक्शन पे करंट आती है उतनी ही करंट जाती है। तो ये यहाँ जंक्शन करंट, जंक्शन लॉ ओबे हो गया। अब ये करंट यहाँ से I1 प्लस I2 चलेगी R3 में और यहाँ तक पहुँचेगी। और हम कहते हैं कि एक ब्रांच में दो करंट नहीं हो सकती, तो ये पूरी ब्रांच एक है। करंट कितनी है, I2 है। यहाँ से जो करंट निकली वो क्या है, I1 है। ये पूरी करंट I1 है। तो जंक्शन लॉ ओबे हो रहा है कि नहीं हो रहा। I1 प्लस I2 करंट यहाँ पर पहुँची और I2 इस ब्रांच में चली गई, I1 इस ब्रांच में चली गई। करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हमारा हो गया। जंक्शन लॉ हमारा F पर भी ओबे हो रहा है और C पर भी ओबे हो रहा है। आने वाली कुल करंट बराबर जाने वाली कुल करंट। टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट। अब हमको किरचॉफ का लॉ लगाना है, क्या, जो सिग्मा IR इक्वल टू हम बोलते हैं सिग्मा ऑफ E। तो इस लॉ को बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से हम लोग लगाएंगे। क्या करेंगे, तुरंत देखो, हम इसमें एक डायरेक्शन बना लेते हैं पहले लूप में, या तो क्लॉकवाइज बना ले या तो एंटी क्लॉकवाइज। क्या करना है, एक डायरेक्शन बनाना है, चाहे क्लॉकवाइज बना लो चाहे एंटी क्लॉकवाइज बना लो। अब इस एज्यूम्ड डायरेक्शन से हम कोई भी पॉइंट उठा लें, B से उठा लें, A उठा लें, F उठा लें, C उठा लें। अब हमें कैसे चलना है, एंटी क्लॉकवाइज। कैसे चलना है, एंटी क्लॉकवाइज बनाए तो एंटी क्लॉकवाइज चलना है। क्लॉकवाइज बनाओगे तो क्लॉकवाइज चलोगे। कहाँ से चलो, चलो कोई भी पॉइंट उठा लो, वहीं पहुँचना। फिर तो पहले लूप के लिए फॉर लूप 1 लिख दिया तो वो पूरा लूप 1 है। इसको हम और क्या कह सकते हैं, कौन सा लूप, A B C F A। कहीं से भी चलो, चाहे B से चलो चाहे A से चलो, लेकिन चलना है लास्ट तक एक कंप्लीट चक्कर। तो चलो B से चलते हैं। कैसे चलना है, एज्यूम्ड डायरेक्शन से। कैसे चलना है, एंटी क्लॉक। तो नियम क्या है, एंटी क्लॉकवाइज चलते समय करंट और रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई करना है। तो I1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, R1 से। IR का प्रोडक्ट का सम है, तो I1 के साथ R1 का प्रोडक्ट करो। अब देखो, ये एज्यूम्ड डायरेक्शन जो हमने बनाई है करंट की, क्या ये इसका फेवर कर रहा है कि अपोज। तो अगर तुम ऐसे चलते हो, B से ऐसे चलोगे, A से F, F से C, C से B, तब ये एंटी क्लॉकवाइज बनेगा। और एंटी क्लॉकवाइज चलते समय हम जब B से C चलेंगे तो I1 और ये जो एज्यूम्ड डायरेक्शन है दोनों फेवर हो रही है। तो नियम यही है कि जब फेवर होगा तो I1 R1 यानी करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, और अगर अपोज करेगा तो नेगेटिव कर दो।
तो अब ये ए बी से ए हम पहुंच गए, एक रेजिस्टेंस से करंट का प्रोडक्ट पॉजिटिव हो गया क्योंकि एज्यूम्ड डायरेक्शन और एक्चुअल डायरेक्शन फेवर हो रहा था, पॉजिटिव कर लिया। यहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं है। एफ से सी बढ़ते हैं, ऐसे चलते चलते एफ से सी पहुँचे। जब एफ से सी पहुँचेंगे तो हम इधर चलेंगे, करंट इधर आ रही है, अपोज हो रहा है, तो I2 और R2 का जो प्रोडक्ट होगा अब वो क्या हो जाएगा, माइनस। ये कर दो माइनस। तो हमारा अब सी से बी पहुँचे, कोई रेजिस्टेंस नहीं, यानी कि सारे I1 R1 IR का सारा प्रोडक्ट हो चुका, यानी हमारा इसमें LHS कंप्लीट हो गया। अब हमें RHS को कंप्लीट करना है। RHS में क्या है, सारे EMF का जोड़ है। सारे EMF का जोड़ कैसे करना है, अलजेब्रिक जोड़ करना है, बीजगणितीय योग करना है। तो अलजेब्रिक सम का मतलब क्या होता है कि कोई साइन कन्वेंशन लगेगा। तो इसमें क्या नियम है बच्चा, फिर से बी से सी चलो, वैसे ही चलो, एंटी क्लॉकवाइज हमने चलना शुरू किया है, एंटी क्लॉकवाइज चलो। तो बी से कहाँ चलोगे, ए। बी से ए चलते समय सेल देखो कहाँ है, ये है, सेल के अंदर इंटर करो। बी से सी तक चलते समय सेल के अंदर इंटर करोगे, कहाँ पहुँचोगे, तो पहले हम नेगेटिव पे पहुँचेंगे और लास्ट में पॉजिटिव पर। तो सेल के अंदर अगर तुम लास्ट में एज्यूम्ड डायरेक्शन से चलते हुए पॉजिटिव पे पहुँचते हो तो पॉजिटिव कर लेना E1 को, क्या कर लेना, पॉजिटिव कर लेना E1 को, और जब नेगेटिव पे लास्ट में पहुँचो तो माइनस कर लेना। तो बी से ए चलते समय सेल के अंदर इंटर करो, कहाँ पहुँचोगे, प्लस पर, तो E1 का साइन प्लस हो जाएगा। अब ए से एफ चले, कोई EMF नहीं, एफ से फिर सी की तरफ चल रहे हो, सेल के अंदर इंटर करोगे इस डायरेक्शन से, पहले कहाँ पहुँचे, प्लस, सेल के अंदर पहुँचो, सेल के अंदर इंटर किए, कहाँ पहुँचे, नेगेटिव पर, तो यह साइन क्या कर दो, नेगेटिव। बहुत बढ़िया ट्रिक है और बन गया हमारा फर्स्ट लॉ। ठीक, कोई इसको क्लॉकवाइज लेकर चलेगा तो वही सारे नियम क्लॉकवाइज के लिए लग जाएंगे, और जब यही पूरा क्लॉकवाइज लोगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस, ऐसा लगेगा कि पूरे इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया गया है। तो तुम जानते हो किसी इक्वेशन को अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो इसी तरह से ये वाला अब हमारा साइकिल है, इसको लेकर चलते हैं, चाहे क्लॉकवाइज ले लो चाहे एंटी क्लॉकवाइज। चलो इसमें भी अगर हम एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं तो ये लूप 2 है, तो लूप 2 के लिए क्या करोगे, चलो इधर कर लेते हैं, फॉर लूप 2 अप्लाइंग KVL। चलो बताओ, सभी लोग कर करके देख लो। अब तुम लोग को पक्का पता लग गया है कि क्या करना है, क्या करना है, एज्यूम डायरेक्शन से चलना है। कौन सा पॉइंट उठाओ, कोई पॉइंट उठाओ, एक चक्कर मारो, LHS के लिए एक चक्कर, फिर RHS के लिए एक चक्कर, EMF के लिए। तो C उठा लो, C से F चलो, F से E चलो, E से D चलो, D से C चलो। तो C से F चलोगे तो बताओ करंट हमारी डायरेक्शन का फेवर कर रही है, तो क्या हो जाएगा, प्लस I2 R2। करंट और रजिस्टर का मल्टीप्लाई करना है, और प्लस होगा कि माइनस होगा, ये हमारी एज्यूम डायरेक्शन का फेवर कर रहा है तो प्लस, अपोज कर रहा है तो माइनस, तो प्लस हो गया। चलो यहाँ चलो, करंट तो I1 प्लस I2 है, लेकिन यहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं है। अब ये रेजिस्टेंस जब आगे हम बढ़ेंगे करंट लेकर तो R3 मिला, R3 में कितनी करंट जा रही है, I1 प्लस I2। तो R3 में I1 प्लस I2 का मल्टीप्लाई करेंगे, बताओ प्लस होगा कि माइनस, तो ये गया इधर, इधर से इधर आया, तो करंट भी इधर ही चल रही है, एज्यूम डायरेक्शन भी वही है, तो ये माइनस नहीं होगा बल्कि क्या होगा, प्लस होगा। अब बराबर करो, इसमें 2 रजिस्टर थे, दोनों के रजिस्टर करंट का मल्टीप्लाई हो चुका, अलजेब्रिक सम हो चुका। अब इसमें कितनी EMF है, एक ही सेल है, तो जब फिर से चलो, अब C से F चलने पर सेल के अंदर इंटर करो, कहाँ पहुँचोगे, पहले माइनस, लास्ट में कहाँ पहुँचोगे, सेल के अंदर इंटर करने पे कहाँ पहुँचना है, जिस टर्मिनल पे पहुँचोगे वही साइन लेना है। सेल के अंदर इंटर किए एज्यूम्ड डायरेक्शन से, ऐसे चलना है एंटी क्लॉक। तो सेल के अंदर इंटर किए, कहाँ पहुँच रहे हो, प्लस पे, तो क्या ले लोगे, प्लस E2। ये हो गया तुम्हारा 2 इक्वेशन। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन मिलेगा तो हमें
ईएमएफ सारे दिए गए होंगे, सारे रजिस्टर दिए गए होंगे। यहाँ अननोन क्वांटिटी कितनी है, I1 और I2। तो I1 I2 में एक रिलेशन यहाँ मिल गया, I1 और I2 में एक रिलेशन यहाँ मिल गया। तुम जानते हो कि अगर दो अननोन क्वांटिटी हैं तो कितने मिनिमम इक्वेशन की आवश्यकता पड़ती है कैलकुलेट करने के लिए दोनों क्वांटिटीज को, तो तुम्हें आंसर है 2। 3 अननोन क्वांटिटी हैं तो 3 लूप ऐसे बनेंगे वहाँ। तो 4 अननोन क्वांटिटी है तो 4 इक्वेशन बनाने पड़ेंगे। तो जितनी अननोन क्वांटिटी उतने इक्वेशन तुम बनाओगे और फिर इनको कैलकुलेट कर लोगे। जब एग्जाम आएगा तो वहाँ E1, E2, R1, R2, R3 ये सारी चीज़ें वैल्यूज में दी रहेंगी और उनसे हमें I1, I2 निकालना पड़ेगा, I3 होगा I3 निकालना पड़ेगा। और हर ब्रांच की करंट हमसे पूछी जाती है। तो आशा है कि इस तरह के क्वेश्चन में आप लोग किरचॉफ लॉ अब इजीली लगा लोगे। कई बार इसको रिपीट करो और रट लो, इससे बढ़िया नियम और कोई नहीं है। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए। आगे के लिए फिर वीडियो हम लेकर कल इसी टाइम पर फिर मिलेंगे।